हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट मेंटल डिजीजेस एंड पर्टिकुलरली ओसीडी। ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सागर ने 2017 में एक बुक लिखी थी विच वॉज टाइटल्ड डोंट कॉल हर क्रेजी। इस बुक में सागर ने अपनी नानी के स्ट्रगल्स बताए थे इस डिजीज से विच इज़ ओसीडी। इस बुक को लिखने के कारण उन्होंने काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी डॉक्टर्स से बात की, काफ़ी रिसर्च की। सो ही नोज़ अ लॉट अबाउट द डिजीज़। उन्हें काफ़ी पता है कि इसमें क्या होता है, इससे फैमिली कैसे स्ट्रगल करती है, पर्सन कैसे स्ट्रगल करता है और कैसे आप इससे कोप अप कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे सागर से और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं और अगर हमारे आसपास कोई इंसान इससे सफ़र कर रहा है तो कैसे वो इससे कोप अप कर सकता है। बिफोर वी डू दैट, आई जस्ट वांट टू से कि गुड टॉक पॉडकास्ट में चर्चिल और मेरा गोल रहता है टू हेल्प स्प्रेड पॉजिटिविटी। हम लाइफ को एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ हैंडल करते हैं, उससे डील करते हैं, एंड वी वुड लव इट अगर आप भी इस जर्नी में हमारे साथ रहें। सो मेक श्योर दैट यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड देन द बेल आइकॉन। अगर आपके पास हमारे लिए कोई कमेंट्स हैं, कोई टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहते हैं हम बात करें, तो मेक श्योर टू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड फाइनली, अगर आपको लगता है कि हमारे एपिसोड्स अच्छे हैं और किसी के काम आ सकते हैं, टू मेक श्योर कि आप इनको किसी के साथ शेयर करें। एंड विद दैट, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। सागर, इससे पहले कि हम ओसीडी के बारे में बात करें या मेंटल डिजीज के बारे में बात करें या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि आपकी नानी इस डिजीज से स्ट्रगल कर रही थी, पर ये बुक लिखने का आइडिया कहाँ से आया? वाई राइट अ बुक? थैंक्स फॉर दैट क्वेश्चन चर्चिल। आई थिंक मुझे लगता है कि हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ का कुछ मीनिंग हो। वॉट एवर स्ट्रगल वी गो थ्रू, वॉट एवर फेलियर्स वी सी, वॉट वी वॉन्ट इज़ कि उससे हम कुछ सीखें और उससे आगे बढ़े। तो हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ का कुछ मीनिंग निकले, कोई दूसरा पर्सन उसमें से कुछ सीख पाए। उससे क्या होता है कि आपका जो स्ट्रगल होता है आपको उतना बुरा नहीं लगता। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हो आपको पता ही नहीं होता वो स्ट्रगल आप क्यों कर रहे हो। समटाइम्स आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, या फिर आपका लक थोड़ा ख़राब हो जाता है, या फिर जैसा कि मेरी नानी के साथ हुआ कि एक मेंटल प्रॉब्लम थी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, और उस वजह से उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ऑफ अ लाइफ सफ़र किया। उसके साथ उनको प्रॉब्लम्स हुई, एंड नॉट टू मेंशन उनके आसपास जो लोग थे उनको भी उस चीज़ से प्रॉब्लम हुई। तो ये सब देख के मुझे समझ में आया कि अगर हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो किसी को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। अक्सर ये होता है स्पेशली मेंटल डिजीज़ में कि नो बडी टॉक्स अबाउट देम। कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, एंड अगर पता भी हो जाता है तो हम लोगों से छुपाते हैं। तो व्हाट आई रियली वांटेड कि ठीक है, हमारी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट थी, मेरी नानी की लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, 60 ईयर्स निकल गए किसी की लाइफ के। बट हो सकता है कि अगर मैं ये स्टोरी दूसरों को बताऊं तो उसके वजह से किसी को कुछ क्लिक कर जाए, किसी को लगे कि उनके आसपास ये चीज़ हो रही है तो वो ये हो रहा होगा, और उस पर वो कॉन्वर्जेशन कर पाए। सो दैट वॉज माई वन गोल इन राइटिंग दिस, कि एक पर्सनल स्टोरी को उठा के अगर मैं किसी को ये बता सकता हूँ कि ऐसा होता है और अगर ऐसा आपके पास हो रहा है तो आप कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट द गोल ऑफ द बुक वॉज। आई थिंक सागर 60 ईयर्स तो बहुत ही लंबा ड्यूरेशन होता है किसी चीज़ से स्ट्रगल करने का। सो अभी आपकी नानी कैसी है? वेल, शी इज़ 83 नाउ, दैट्स वन। बट अभी वो एकदम सही है। उनका लाइफ का जो पूरा कहना चाहिए डायरेक्शन है वो चेंज हो गया जब से उनको हेल्प मिली अपने डिजीज़ से। एंड हम आगे बात करेंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली एंड हाउ शी गॉट हेल्प और उससे क्या फ़र्क पड़ा। बट नाउ शी इज़ रियली फुल ऑफ लाइफ, और वो करती हैं जो वो करना चाहती है लाइफ में। वो घूमने जाती हैं, अपने हिसाब से काम कर पाती हैं, एंड सो ऑन, जो पहले बहुत ही मुश्किल हुआ करता था उनके लिए। एंड आई वुड से कि नाउ शी इज़ प्रोबेबली लिविंग द बेस्ट पार्ट ऑफ अर लाइफ। अगर 83 पे कोई अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट जी रहा है तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। इस बुक में आपने बेसिकली उनकी पूरी लाइफ की जर्नी को बताया है, जो अप्स एंड डाउन्स आए उनको डिस्क्राइब किया है। राइट। अगर हमारे कोई लिसनर्स इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एंड विल सेंड अ कॉपी ऑफ द बुक टू देम। सो सागर, इसके साथ हम टॉपिक पे आते हैं वापस। व्हाट बेसिकली इज ओसीडी? ओसीडी होता क्या है? वेल, एट द ईजिएस्ट अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो OCD इज सिंपली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं। यू कीप थिंकिंग इन सर्टेन लूप्स
पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह के, एंड उसके चक्कर में आपको कुछ कंपल्सिव बिहेवियर्स करने पड़ते हैं, यानी कि यू हैव टू डू समथिंग सो दैट आप सोचना बंद कर दें। तो जनरली दिस टेक्स 3 फॉर्म्स, या तो आप क्लीन बहुत ज़्यादा करेंगे, या फिर आप काउंट करेंगे चीज़ों को, जैसे कि दरवाजे को काउंट करना कि आपने कितनी बार उसको बंद किया, स्विचेस को काउंट करना कि इवन नंबर्स में ही बंद करेंगे एंड सो ऑन, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। या फिर इट कैन बी कलेक्टिंग, यानी कि आप उसमें बहुत सारी चीज़ें होर्ड करते हैं। नाउ जब मैं ये तीनों बातें बोल रहा हूँ तो ये बहुत सी नॉर्मल सी बातें लगती है, क्योंकि हम जनरली भी ये चीज़ें करते हैं, बट फॉर इट टू बी कॉल्ड ओसीडी या इसको डिजीज़ बोलने के लिए ये ज़रूरी है कि ये आपकी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। तो ओसीडी जिसको भी होगा उसको ये सारी बिहेवियर्स होंगे, पर उसमें उसका ज़्यादातर टाइम लाइफ का जा रहा होगा। एक दिन में वो 1 घंटा 2 घंटा 4-5 घंटे उसमें निकाल देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स या प्रोडक्टिव पार्ट इन द होम, आप ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों में बिजी रहते हो, और उस चक्कर में आप अपनी लाइफ फुली नहीं जी पाते। सागर, आपने एक चीज़ बोली थी डिजीज़, एंड मुझे लगता है कि इस वर्ड के अराउंड बहुत स्टिग्मा रिवॉल्व करता है। जब हम किसी चीज़ को डिजीज़ बोलते हैं और वो फिजिकल फॉर्म में होता है तब तो हम उसे बहुत नॉर्मली ले पाते हैं, बट जब वही डिजीज़ मेंटल फॉर्म में होता है तो उसके अराउंड काफ़ी स्टिग्मा जुड़ा हुआ होता है। आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि हम सब में एक बेसिक ईगो होता है कि हम जैसे हैं वो सही है, एंड जो भी हमारे माइंड में चल रहा है वो नॉर्मल है, लाइफ ऐसी ही होती है। ये आप तब देखोगे जब आप अपने पेरेंट्स से या टीचर से बात करते हो, उनका बिहेवियर आपको कितना भी गलत लगे, बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात होती है क्योंकि वो बड़े हैं इसलिए वो जो कर रहे हैं वो सही है। अब होता ये है, ये चीज़ मैंने बुक में भी शेयर की थी कि व्हेन इट इज़ अ फिजिकल प्रॉब्लम, अगर आपका मैं बोलूँ कि आपको फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर के पहले, फ्रैक्चर के दौरान और फ्रैक्चर के बाद आपके पास क्लियर डिस्टिंक्शन होता है, डिमार्केशन होता है कि अच्छा जब तक आपका पैर ठीक था बिल्कुल ठीक था, देन जब फ्रैक्चर हुआ तो यू गॉट पेन, आपको मालूम है हड्डी टूटी हुई है, एंड जब वो जुड़ गया तो यू कुड गो बैक टू लिविंग द नॉर्मल लाइफ दैट यू आर लिविंग। तो ये फिजिकल डिमार्केशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने में कि कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल नहीं रहा, और फिर उसके बाद वो वापस से नॉर्मल हो गया। अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ में ये हो जाता है कि आपको पता ही नहीं होता कि वेयर नॉर्मल एंड्स एंड वेयर एबनॉर्मल बिगिंस, क्योंकि आपके माइंड के साथ आप हमेशा रहते हो, तो एवरीथिंग जो आपके माइंड में चल रहा है वो एकदम सही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल्फ डायग्नोज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नाउ हमको सुन के आपको लगे कि हाँ शायद मुझे ये प्रॉब्लम होगी, कि क्योंकि एक्चुअल डायग्नोसिस जो है वो तो प्रॉपर डॉक्टर ही कर सकता है, ओनली अ डॉक्टर कैन डिफाइन कि आपको डिजीज है कि नहीं। बट दिक्कत ये हो जाती है डिफाइनिंग में, क्योंकि जो लोग इससे सफ़र करते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके माइंड में और वो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। सागर, आपने फ्रैक्चर की बात करी कि फ्रैक्चर में एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है, बट देयर आर सर्टन फिजिकल डिजीजेस लाइक डायबिटीज़, उसमें देयर इज अ स्टार्ट पॉइंट बट मोस्टली लोगों के लिए एंड कभी नहीं होता, वो लाइफ लॉन्ग उस डिजीज से सफ़र करते हैं, बट स्टिल वो उस बारे में बात करने में बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। पर जब आप ओसीडी की या अदर मेंटल डिजीज़ की बात करते हैं, मे बी फॉरगेटिंग या कोई अदर चीज़ें, एक जनरल ट्रेंड देखा गया है कि लोग छुपाना चाहते हैं, लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि अगर ये बात सामने आ जाएगी तो बहुत ही गलत तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। व्हाई डू यू थिंक ऐसा क्यों है और इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल चर्चिल। एक्चुअली डायबिटीज़ और इस टाइप के डिसीज़ जो हमारे अंदर ज़्यादा होते हैं और बाहर इतने नहीं दिखते, वो तो डेफिनेटली एक फिजिकल डिजीज़ होने के बावजूद भी उनके बारे में बात की जाती है, प्रोबेबली इसलिए क्योंकि उसके आसपास एक कल्चर बना हुआ है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम होती तो आपको ऐसा करना है, ये चीज़ें लेनी है और उससे आप बेटर फील करोगे। इवन देन मैंने देखा है कि लोग शेयर नहीं करते हैं अनलेस कि क्लोज फैमिली क्लोज फ्रेंड्स हैं, उसके अलावा कोई सीना ठोक के नहीं बोलता कि ये देखो मुझे ये दिक्कत है या ये प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ के साथ ये हो जाता है कि देयर द कल्चर इज़ इवन मोर लिमिटेड, तो आप किसी को भी ये नहीं बताना चाहते कि आपको प्रॉब्लम है। अगर मैं अभी रैंडमली किसी को बोलूँगा कि हाँ मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हूँ, तो वो ना चाहते हुए भी मुझे जज करेगा, उसको कितना भी पता हो कि हाँ होता होगा, कुछ हुआ होगा। द फर्स्ट थिंग ही विल वंडर इज ऐसा क्या प्रॉब्लम है, राइट? यू आर नॉट नॉर्मल बेसिकली, नॉट नॉर्मल बेसिकली, एंड नोबडी वांट्स टू फील कि वो नॉर्मल नहीं है। भले ही आपको मालूम है कि आपको तकलीफ हो रही है, पर दूसरों के सामने एट द वेरी लीस्ट आप नहीं दिखाना चाहते कि आपको कोई तकलीफ है, आप नॉर्मल नहीं हो। हमें बुखार भी हो जाता है तो भी हम कोशिश करते हैं कि अगर काम पे जाया जा सकता है तो बिना छुट्टी लिए हम काम पे चले जाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ बुखार ही तो है। तो अगर बुखार की तरफ हमारा एटीट्यूड ऐसा है तो समथिंग जो इतना सीरियस होगा उसके तरफ हमारा एटीट्यूड और अलग तरह का होगा कि कौन बताए दूसरों से जज कौन हो। सो बेसिकली इस पूरी सिचुएशन से डील करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि जितने ज़्यादा कन्वर्जेशंस इसके अराउंड होंगे,
जितनी Right. ज़्यादा बातें होंगी, जितने ज़्यादा ओपनली इसको डिस्कस किया जाएगा, उतना इस बात को लेकर स्टिग्मा कम होने लग जाएगा। राइट, दैट्स माई गोल विद द बुक एज वेल। मैंने जिसको भी ये बुक पढ़ाई है उसने यही कहा है कि मुझे पता ही नहीं था ऐसा होता है, एंड उनको याद आता है कि अच्छा मेरी एक मौसी थी, अच्छा मेरी एक बुआ थी, या मेरे एक चाचा थे, वो ऐसा ऐसा करते, तो ये शायद वो होगा ना। हो सकता है कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, बट जस्ट बाय रीडिंग द बुक उनको अगर क्लिक भी होता है कि यार ये कॉन्वर्जेशन करना चाहिए, दैट इज आई थिंक द स्टार्ट ऑफ पॉजिटिव चेंज इन दिस रिगार्ड। सागर, क्योंकि आपने ये बात कही कि कई बार बुक पढ़ने के बाद लोगों को रियलाइज़ होता है कि उनके कोई डिस्टेंट रिलेटिव को कोई प्रॉब्लम थी, या हो सकता है उनको लगता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। हम सभी में कुछ कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं, हम सभी कुछ बिहेवियर्स को बार बार रिपीट करना चाहते हैं। ये डिफ्रेंसिएशन कैसे आता है, कब आपको ये पता चल सकता है कि आपका जो कंपल्सिव बिहेवियर पैटर्न है वो डिजीज़ कैटेगरी में आता है, या आपको उसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है? इसमें पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मुझे लगता है कि यू कैन नॉट डायग्नोज योर सेल्फ। ये सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। डॉक्टर के पास इसकी मैनुअल होती है, एक मैनुअल आती है, उसको बोलते हैं DSM-5, जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स हैं इस बारे में कि कब कोई डिजीज़ है और उसका स्केल क्या है। दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू OCD, बट डिप्रेशन पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है। क्योंकि हमें नहीं पता एज यू नो नॉर्मल नॉन मेडिकल पीपल कि हम जो सोच रहे हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम है और वो कितना प्रॉब्लम एक्चुअल बड़ा है, राइट। सो वी कैन नॉट डायग्नोज इट। दी अदर थिंग जो हमें पता होनी चाहिए कि जो भी मेंटल डिजीज़ होता है वो बहुत ही नॉर्मल हैबिट्स में से ही बनता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसको मेंटल डिजीज़ होगा उसको कोई बहुत बड़े अलग तरह के हैबिट्स होंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको जो हैबिट्स होंगे वैसे ही हैबिट्स उनको होंगे, बट एट अ मोर सीरियस लेवल। तो OCD के बारे में खासकर ये कहा जाता है कि हम सब लोग एक ग्रेडियंट में हैं। तो अगर ग्रेडियंट की एक तरफ एकदम वाइट कलर है एंड नो OCD है, एंड ग्रेडियंट के एकदम दूसरी तरफ ब्लैक कलर है एंड फुल OCD है, तो हम सब कहीं ना कहीं अपनी आदतों की वजह से उस स्केल में कहीं ना कहीं आते हैं। इट स्टार्ट्स टू बी अ प्रॉब्लम जब आप ब्लैक की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं। आप ब्लैक की तरफ कितना ज़्यादा गए हैं, आप ग्रेडियंट में कितने आगे बढ़ चुके हैं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। बट वॉट यू कैन लुक फॉर इज कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं। जब आप देखते हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक हैबिट है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अच्छा लगता है अगर मेरा रूम पूरा जमा हुआ है, राइट। तो अगर मुझे टेस्ट करना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो उसका तरीका सिंपली ये है कि मैं उसको बिना जमा छोड़ देता हूँ और देखता हूँ कि मैं शांति से सो पाता हूँ कि नहीं। इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, दैट मीन्स कि आपके पास थोड़ा कंट्रोल तो है। आपको मालूम है कि आप चाहें तो कोई चीज़ छोड़ सकते हैं, आपको बस पसंद है कोई चीज़ करना। जो लोग OCD से सफ़र करते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि दे आर नॉट एबल टू स्टॉप देमसेल्व्स। वो चाह के भी, ये जानते हुए भी, बहुत से OCD से सफ़र करने वाले लोगों को पता होता है कि उनको कोई तो दिक्कत है। मेरी नानी को हमेशा से फॉर 60 years इन हर लाइफ पता था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हर ब्रेन, शी जस्ट कैन नॉट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम डूइंग वॉट शी वॉज डूइंग। तो अगर आप रोक पाते हैं खुद को तो आपको कोई दिक्कत नहीं। इट्स सिंपली अ हैबिट यू हैव विच यू कैन कंट्रोल। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आपका कोई हैबिट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। आप जैसे ही छोड़ेंगे एंड 7 days बाद वापस आएंगे, यू विल सी कि आपके पास और ज़्यादा कंट्रोल है उस पर और आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से शेप कर पाएंगे। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, दैट इज़ व्हेन इट्स अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली प्रेफरेंस और डिजीज़ के बीच का जो डिमार्केशन है वो ये है कि आप उस चीज़ के साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। अगर आप उस एक्टिविटी के साथ भी रह सकते हैं तो प्रॉब्ली आपकी कुछ प्रेफरेंस है जो आप चाहते हैं कि चीज़ें इस तरह की हों, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट अगर आप ना चाहते भी बार बार फोर्स करके वो चीज़ें कर रहे हैं तो देन इट बिकम्स अ डिजीज़। मुझे लगता है अभी तो कोविड क्राइसिस की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी होंगी, बिकॉज OCD और इस टाइप की डिजीज जो होते हैं वो पैनिक और एंग्जाइटी में ज़्यादा फलते फूलते हैं, राइट। तो अब क्योंकि हर जगह जर्म्स और इस तरह की बातें हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली इंसान ज़्यादा डर जाता है। तो अगर आप अभी के क्राइसिस में बहुत चीज़ें साफ करने लगे हैं और आपको लग रहा है कि कहीं आपको तो डिजीज़ नहीं हो गया, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है। अगर आप उसके पहले इस तरह के नहीं थे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि जैसे ये क्राइसिस पास ऑन होगा आप ऑटोमेटिकली अपने बैक टू नॉर्मल बिहेवियर जाने लगेंगे। इट इज़ ओनली अ प्रॉब्लम व्हेन यू नॉट एबल टू कंट्रोल इट, और उसके साथ आप उसके बिना आप जी नहीं पा रहे हो। मोस्टली जब भी OCD की बात की जाती है तो वो जर्म्स के टर्म में ही की जाती है। नॉर्मली जब ये बात की जाती है कि किसी को OCD है तो वो बार बार क्लीन करना चाहता है, वो बार बार हाथ धोता है, बार बार हैंड सैनिटाइज करता है, उससे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने 2 चीज़ें और बताई कि होल्ड करना चीज़ें या बार बार लाइट के स्विच को ऑन ऑफ करना भी फॉर्म्स ऑफ OCD होते हैं। आई वॉन्टेड टू नो कि किसी इंसान को मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ OCD हो सकते हैं कि उसे जर्म्स से भी दिक्कत है, उसे दरवाज़ा भी बार बार चेक करने की आदत होती है, वो होर्डिंग भी करता है।
क्या ये सब एक साथ हो पाना पॉसिबल है या एक इंडिविजुअल को एक ही फॉर्म ऑफ ओसीडी होता है? वेल जहाँ तक मुझे मालूम है रिसर्च के हिसाब से ऐसा नहीं है कि ये तीनों चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं। तो देर इज़ डेफिनेटली पीपल जिनको ये तीनों प्रॉब्लम्स या तीनों बिहेवियर्स एक साथ होते हैं। हो सकता है कि होर्डिंग की डिग्री ज़्यादा हो जबकि क्लीनिंग और काउंटिंग की डिग्री या इंटेंसिटी कम हो। और ये भी पता किया गया है कि फीमेल्स में क्लीनिंग की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, प्रोबेबली बिकॉज वो पहले से ही उस कल्चर में रहते हैं इसलिए। एंड मेल्स में होर्डिंग की दिक्कत ज़्यादा होती है। अगेन दिस इज जस्ट कि चांसेस किसकी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मेल्स क्लीनिंग नहीं करते या काउंटिंग नहीं करते, और ऐसा नहीं है कि विमेन होर्डिंग नहीं करती एंड सो ऑन। इट्स जस्ट दैट कि आपको मेनली क्या देखने मिला है, आपका हैबिट जनरली क्या है। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि इज ट्रीटिंग ओसीडी पॉसिबल? अगर कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा है या किसी इंसान के आसपास कोई रिलेटिव या फ्रेंड स्ट्रगल कर रहा है ओसीडी से, तो उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि क्या इससे ओवरकम किया जा सकता है या क्या इसे कम किया जाता सकता है उस तरीके से कि वहाँ पे नॉर्मली रह पाना पॉसिबल है। चर्चिल मैं कुछ भी बोलूँ उसके पहले मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी मैं बोलने वाला हूँ दिस इज़ नॉट मेडिकल एडवाइस। मैं खुद कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आप डॉक्टर नहीं है, हम कुछ भी प्रोफेशनल एडवाइस यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। ऑल आई एम शेयरिंग इज़ व्हाट आई नो, व्हाट आई हैव सीन हैपन इन माय फैमिली, और उसके बेसिस पे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर हम ओसीडी की बात करें तो उसको ट्रीट करने के दो मेन तरीके होते हैं। एक तो ऑफकोर्स दवाई के थ्रू यानी कि मेडिसिन लेने के थ्रू, एंड सेकेंड इज CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जो CBT होती है उसको डॉक्टर्स पहले प्रेफरेंस देते हैं हमेशा कि अगर मेडिसिन के बिना चीज़ हो सकती है तो उसको थेरेपी के थ्रू आप फिक्स कर दो। एंड थेरेपी ऐसे काम करती है कि यूजुअली अगर आप क्लीनिंग की प्रॉब्लम है और आप कोई भी डर्टी चीज़ छूना नहीं चाहते जो आपके हिसाब से डर्टी है, नॉट एक्चुअली डर्टी, तो द डॉक्टर व्हाट दे विल डू इज़ कि वो उस चीज़ को लेंगे, उस चीज़ को किसी और चीज़ से टच करेंगे और 2-3 चीज़ों से टच करके जो लास्ट फाइनल चीज़ है उसको आपको टच करवाएंगे। तो आपका जो पैनिक है, जो एंग्जाइटी ट्रिगर होती है डायरेक्टली सबसे डर्टी चीज़ को टच करने से, वो नहीं होगी। एंड धीरे धीरे इसके लेवल्स कम करते करते वो एक्चुअल चीज़ को आपको टच कराएंगे। एंड ओवर टाइम यू विल सी कि आपका जो पैनिक है, जो एंग्जाइटी होता है वो कम हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे जब आप डर्टी चीज की बात करें तो वो एक्चुअली डर्टी नहीं है, Right. इट इज आपके माइंड में वो आपको डर्टी लगती है। एग्जैक्टली। एंड जब ये पूरी प्रोसेस की जा रही है तो आपको एक्सपोज किया जा रहा है धीरे धीरे। एग्जैक्टली। सो जब आप मल्टीपल आइटम से उसे टच करते हो फाइनल तक लेके जाते हैं तो आपको लगता है कि आपका एक्सपोजर बहुत कम है। एग्जैक्टली। दिस इज सेम थिंग इज ऑल्सो यूज विथ फियर बेसिकली, कि जब किसी इंसान को किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है या अगर आपको किसी रेप्टाइल से बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपको बोला जाता है कि पहले 1 मीटर दूर जाके खड़े हो, Right. फिर थोड़ा सा और पास जाओ, फिर हाथ पास लेके जाओ पर टच मत करो। एंड दिस फॉर्म ऑफ स्लो एक्सपोजर किसी भी फॉर्म ऑफ मेंटल डिजीज में बहुत हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज इससे बहुत बिहेवियर चेंजेस आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जिसको ये डिजीज होगा प्रॉपरली वो साइकिल ब्रेक नहीं कर पाता है। जो उसके थॉट ट्रिगर होते हैं किसी चीज़ में या फिर जो उसका बिहेवियर ट्रिगर होता है, अगर उस पैटर्न को कोई ब्रेक कर सकता है तो इमीडिएटली उसके माइंड में एक नए सर्किट बनता है जो उसको हेल्प करता है उस बिहेवियर को खुद से तोड़ने में। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल ये भी होता है कि अ लॉट ऑफ पीपल हु सफ़र विद OCD विल डू दिस कि जैसे कोई घर में आता है एंड व्हेन दे गो अवे तो वो सोफे के कवर्स वगैरह निकाल के सब कुछ इमीडिएटली धोना चाहते हैं। तो इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए व्हाट पीपल डू इज़ कि वो एक पर्सन को लेके आएंगे, उसको बिठाएंगे, उसको हटाएंगे, एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू क्लीन दैट कवर वो उससे कोई कपड़ा टच करेंगे और उस कपड़े को धोने को बोलेंगे। तो इमीडिएटली जो कपड़ा वो नॉर्मली धोते हैं उसकी जगह दे आर क्लीनिंग सम अदर क्लॉथ। एंड इस तरह से बिहेवियर धीरे धीरे ट्रिगर होके चेंज होके आगे बढ़ जाता है। आपने जब ये एग्जाम्पल बताया तो मुझे याद आया कि जब बचपन में मैं स्विमिंग क्लासेस लेने जाता था तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पानी का बहुत डर होता था, तो उनके साथ भी सिमिलर चीज़ की जाती थी। उन्हें स्विमिंग पूल में कूदने से बहुत डर लगता था तो उन्हें बोला जाता था कि पास में आके बैठ जाओ, फिर उन्हें बोला जाता था कि रेलिंग का सहारा लेके सिर्फ पैर डिप कर लो, फिर रेलिंग का सहारा लेके सिर्फ आप नीचे उतर जाओ, देन फाइनली बोला जाता था कि डुबकी लेके देखो, रेलिंग पकड़ के रखो। एंड धीरे 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 उनका डर कम होने लग जाता था, फिर वही लोग डाइव करने लग जाते थे एंड सो ऑन। सो आई थिंक बड़ा ज़रूरी है इसको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेना। Right. और बड़ा ज़रूरी है इसको इस फॉर्मेट में डील करना कि आप उससे बाहर निकल सकें। अगर कोई इंसान नोटिस कर रहा है कि उसकी फ्रेंड्स या फैमिली में या उसके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन है जो OCD से सफ़र कर रहा है, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उस पर्सन को? आपने स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल दिया तो मैं उसमें से एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो इससे रिलेट करेगी डायरेक्टली, एंड दैट इज़ कि आप बहुत लकी थे कि आपके पास ऐसे इंस्ट्रक्टर थे जो धीरे धीरे आपको एक्सपोज कर रहे थे। देयर आर पीपल जो डायरेक्टली पूल थ्रो में कर देते हैं। एग्जैक्टली जो डायरेक्टली आपको स्विमिंग पूल में फेंक देंगे एंड एक्सपेक्ट यू टू काइंड ऑफ फाइट योर फियर एंड इमीडिएटली सही होने में। तो
ये अप्रोच सही इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही अप्रोच हर पर्सन पे काम नहीं करती. देयर इज नो वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन. कोई ऐसी जादुई पिल नहीं है कि आप वो दवाई खा लोगे तो आप सही हो जाओगे. कोई ऐसी थेरेपी नहीं है कि वो थेरेपी आपने ले ली और सब कुछ ठीक हो जाएगा. कोई ऐसा मैजिक कॉम्बिनेशन नहीं है दोनों का जिससे कोई पर्सन ठीक होगा. हर पर्सन की सिचुएशन अलग होती है, हर पर्सन का डिजीज का लेवल अलग होता है, हर पर्सन की फॉर दैट मैटर प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है. जिसको हम ओसीडी बोलते हैं, किसी के लिए वो डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के लिए एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है. जब आप ये प्रॉब्लम अपने आसपास देखते हैं तो मेक श्योर कि आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि हाँ मैं इसको ठीक करूंगा या आई एम गोना हेल्प देम फिक्स इट. क्योंकि कोई भी पर्सन आपकी हेल्प तब तक नहीं लेगा जब तक वो आपको ट्रस्ट नहीं करता. और आप कोई डॉक्टर तो है नहीं कि आप कोई मेडिसिन देंगे और सामने वाला वो ले लेगा और वो ठीक हो जाएगा. तो द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो पहला ट्रीटमेंट हो सकता है, वो होता है लव. द ओनली थिंग दैट हेल्प्स पीपल लिसन टू यू इज कि आप उनके लिए केयर कितनी करते हैं, आप उनको ट्रस्ट कितना जता सकते हैं और वो आपसे और आप उनसे प्यार कितना करते हैं. दी ओनली रीज़न मैं इतने टाइम बाद नानी को जो प्रॉब्लम था उससे बाहर निकाल पाया इज़ बिकॉज आई नो कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ. मेरे को पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं. एंड अगर मैं कोई कॉन्वर्जेशन उनसे करना चाहता हूँ तो हम ओपनली बात कर सकते हैं एक दूसरे से. और सिर्फ उस ट्रस्ट के बेसिस पे ही वो मेरी बात सुनती हैं, मेरी बात उन्होंने सुनी फॉर दैट मैटर, और अपने लिए जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया. अल्टीमेटली सॉल्व उन्होंने ही किया, उन्होंने ही चेंज लेके आया. पर जो ट्रिगर पॉइंट था जो उनको मिल सकता था, एक हेल्प जो मिल सकती थी, वो मैं दे पाया क्योंकि उनको मेरे से प्यार उतना ज़्यादा था, मुझे उन पर ट्रस्ट, उन पर प्यार इतना ज़्यादा था. एंड आई डिड नॉट नो दिस क्योंकि जब मैंने ये बुक लिखी थी तब तक भी मैं ये सोचता था कि हाँ मेडिसिन ने ही अपना कमाल किया है और किसी चीज़ ने कमाल नहीं किया. बट देयर वॉज अ रीडर ऑफ माइंड जिन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट करी कि अल्टीमेट सोल्यूशन शायद लव है, क्योंकि उन्होंने आपकी बात सुनी ही इसलिए कि वो आपसे प्यार इतना करती हैं. तो उससे मुझे क्लिक हुआ कि हाँ द मेडिसिन डज नॉट मैटर, द थेरेपी डज नॉट मैटर. अगर आपने देखा है कि आपके आसपास किसी को तकलीफ है, स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, स्टार्ट बिकमिंग अ सेफ स्पेस जहाँ पे वो इस बारे में बात कर सकते हैं. उनको अवेयर कराने की कोशिश कीजिए बिना अपना ईगो उसमें लगाए, बिना ये सोचे कि उनको आपकी बात माननी ही चाहिए. क्योंकि अक्सर ऐसे लोग वो होते हैं जो हमसे या तो उम्र में बड़े होते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है और उनसे कोई ओपन कॉन्वर्सेशन करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल होता है. तो आप यह अज्यूम मत करो कि आप उनको हेल्प कर सकते हो कि हाँ यही सोल्यूशन है, बट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करो पूरे प्यार के साथ. सागर, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यू विल कम अक्रॉस पीपल जो बहुत सफ़र कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि वो बहुत सफ़र कर रहे हैं. प्रोबेबली वो बॉर्डर लाइन ओसीडी पे हो या प्रोबेबली उनको ऑलरेडी ओसीडी हो. बट जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं एंड दे डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट, दे डू नॉट वांट टू एक्नॉलेज कि उनको कोई प्रॉब्लम है. उस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इट्स लाइक अगर हम फ्रैक्चर की बात करें, किसी पर्सन को अगर फ्रैक्चर है, भले ही वो हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो जब उसको वो दिक्कत हो रही होगी, दी आइडिया कि हमें दिक्कत है और उसको कुछ करना चाहिए, ये उन्हीं से आता है. अक्सर हमने देखा है कि किसी को छोटा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है और उसको डॉक्टर को प्रॉपर्ली स्कैन कराने की जगह वो बस पट्टा बांध लेते हैं और उसको चलाते रहते हैं ये सोच के कि हाँ ठीक है खुद ही ठीक हो जाएगा. ऐसे पर्सन को आप एडवाइस कितनी भी दोगे, कितनी भी हेल्प करने की कोशिश करोगे, वो आपकी एडवाइस लेंगे ही नहीं. तो यू कैन नॉट हेल्प समवन जिसको हेल्प चाहिए नहीं. अगर आपको लगता है कि किसी को तकलीफ है और आपने कोशिश की उनसे बात करने की और फिर भी वो बात नहीं कर रहे हैं, तो अनलेस यू रियली लव देम और समथिंग, आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते. आप सिर्फ उनको एक बार अवेयर करा सकते हो और अगर वो फिर आते हैं आपके पास या आगे बात करना चाहते हैं तो देन दैट्स देयर चॉइस. सो बेसिकली आपका काम एज अ पर्सन जो सपोर्ट करना चाहता है इज प्रोवाइड अ लविंग एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे वो ओपन होकर बात कर सके. एंड फिर वो जब भी तैयार होंगे बात करने के लिए, जब भी उन्हें सेफ लगेगा और लगेगा कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ, वो आके कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे. एंड उस पॉइंट के बियॉन्ड आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए. क्योंकि क्या होता है जब हम मदद करने जाते हैं तो कई बार ना हम ब्लेमिंग टोन में बात करते हैं. जब भी हम बोलते हैं कि तुम ऐसा करते हो तो ये गलत है, तो हम इंटेंशंस तो बहुत सही लेके जाते हैं पर हमारी बात सामने वाले को ऐसे सुनाई देती है जैसे हम उन पे इल्जाम लगा रहे हैं और वहां पे ऑटोमेटिकली ईगो बीच में आ जाता है. उनका भी आता है और हमारा भी आता है. और इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब कॉन्वर्सेशन कर भी रहे हैं तो कॉन्वर्सेशन शुड नॉट बी अबाउट कि वो क्या गलत कर रहे हैं, बट ये देखना कि क्या वो अवेयर हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्या वो चेंज करना चाहते हैं, आर दे स्ट्रगलिंग विद समथिंग. और अगर वो कहते हैं कि हाँ मुझे दिक्कत तो होती है, तो वहां से आपका कॉन्वर्सेशन सही हो पाएगा. एंड ये तभी हो पाएगा जब उनको पता होगा कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव और उनको पता होगा कि जो भी वो बोलने वाले हैं वो नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट देम. राइट.
कई बार ऐसा होता है कि जब सामने वाला आपसे चीज़ें शेयर तो करना चाहता है, बट उसे ये भरोसा नहीं हो पाता है कि अगर उसने आपको अपनी बारे में इंटरनल चीज़ें बता दी, वो आपके सामने वल्नरेबल हो गया, तो आप उस चीज़ को उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं करोगे बाद में। राइट। सो अगर आप सच में किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो प्रोवाइड देम विद अ सेफ एनवायरनमेंट, जहाँ उन्हें पता है कि उनकी जो बातें बोली गई हैं वो वहीं तक सीमित रहेंगी और कभी भी उनके अगेंस्ट यूज़ नहीं की जा सकती हैं। एंड जब उन्हें वो सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा तो दे वुड बी मोर ओपन टू टॉक अबाउट इट। वो अपने स्ट्रगल्स, इंटरनल चैलेंजेस आपको बता पाएंगे। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट चर्चिल, बिकॉज मैंने ये बुक लिखी है तब भी मुझे पता था कि इट वॉज़ वेरी हार्ड इवन फॉर माई फैमिली टू एक्सेप्ट कि अच्छा अपनी लाइफ की स्टोरी, अपनी फैमिली की स्टोरी इतने लोगों से शेयर होगी और लोग उसको पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे, एंड इमीडिएटली उनको पता पड़ जाएगा कि अरे बाप रे, इनके यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत थी, हमें तो पता ही नहीं था। एंड अगर मेरी इतनी लविंग फैमिली में जहाँ पे हमें मालूम था, ये अवेयरनेस थी कि ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए, एक बार का ये थॉट आ सकता है, तो यू कैन ओनली इमेजिन कि जहाँ पे कभी इस तरह की बात नहीं होती वहाँ पे ये कितना डिफिकल्ट होगा। तो मेक श्योर कि यू टेक योर टाइम। ऑफकोर्स आपको 60 ईयर्स नहीं लगेंगे। अगर आप हमें अभी सुन रहे हैं या आपने OCD के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, किसी भी मेंटल डिजीज़ के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, तो आपने काफ़ी स्टेप्स आगे ऑलरेडी ले लिए। बट मेक श्योर कि आप जिसके साथ भी बात कर रहे हैं या आप खुद को भी अगर हेल्प करना चाहते हैं तो गिव योर सेल्फ टाइम टू डू इट। बहुत समय है आपके पास चीज़ें ठीक करने का, और जो चीज़ें आपने सीखने में इतना वक्त लगाया है उसको भुलाने में भी थोड़ा उतना वक्त देना पड़ता है। बिफोर वी एंड दिस टॉपिक, सागर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे मेंटल हेल्थ अरीना या OCD के बारे में आपके कोई फाइनल थॉट्स हैं? टॉक अबाउट इट मोर। आप जितना इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, जितना इसके बारे में पता कर सकते हैं, जितना इसके बारे में लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, उतना अच्छा है। हम कई बार किसी के बारे में सुनते हैं और सोचते हैं कि अरे ये डिप्रेशन बोलता रहता है, इसको एक्चुअल दिक्कत नहीं है, अरे ये इसको OCD बोलता है पर ये OCD नहीं है। एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि लोग इन टर्म्स को बहुत लाइटली यूज़ करते हैं। लोग इस बात पे बहुत गुस्सा भी होते हैं कि यार ये बहुत सीरियस डिसीज़ है, इसको ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड आई डोंट अग्री विद दैट। अगर मैं OCD को मजाक में यूज़ कर रहा हूँ और उस चक्कर में कोई गूगल पे जाके OCD सिर्फ गूगल करके सर्च कर लेता है, देन इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट। डज नॉट रियली मैटर कि कोई टर्म क्यों यूज़ किया गया है, एज लॉन्ग एज अगर किसी तरह से उसके बारे में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, लोग सिर्फ आपके मुंह से वो बात सुन के अगर सर्च कर लेते हैं, उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, तो दैट इज़ अ सक्सेस इन इटसेल्फ। तो मुझे नहीं लगता कि इन टर्म्स को अगर आप लाइटली यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है। हाँ, यू शुड नॉट यूज दिस टर्म एज एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग अ जर्क या एक्सक्यूज फॉर बीइंग अ वेरी बैड पर्सन कि हाँ मुझे तो ये है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। क्योंकि ऐसा बहुत बार अक्सर हो जाता है कि जैसे हमें कोई रीज़न मिलता है अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने का, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। बट वो अगर आप ना करें, अगर आप सिर्फ इस पर मजाक कर रहे हैं और लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ आई थिंक इनफ जो कहना चाहिए ना एक्टिविज्म इस बारे में, और आप ऑटोमेटिकली एक जगह बना सकते हैं जहाँ पे आप इस बारे में बात कर पाएंगे। आई होप हमारी इस टॉक से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बात करने में और उनके बारे में ज़्यादा पढ़ के उनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस लाने में। अगर आपको सागर की बुक डोंट कॉल हर क्रेजी की एक कॉपी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं @88946088, या आप हमें इंस्टाग्राम मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट से किसी को बेनिफिट होगा, सो डू शेयर दिस लिंक विद देम। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर और मैं हूँ चर्चिल, saying bye bye. बाय बाय।